Hello students, this is Professor Ashish Bidkar from St. Wilfrid College, Arts, Commerce, Science, Panvel. This is our lecture 5 from the lecture series Classical Physics. In last lecture, we have discussed about work and work done by a constant force. Okay. In this lecture, we are going to see what are the scalar product of the two vectors. And then we are going to see how the work done is related to the scalar product. We are going to properly formalize the mathematical analysis of the work done, and then we are going to see work done by a varying force. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स क्या होता है. वेरिंग फोर्स मतलब अगर फोर्स पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वजह से जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है वो वर्क डन का एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले. सो फर्स्ट वी विल फॉर्मुलेट अ स्केलर प्रोडक्ट का पूरा जो टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करके उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि हाउ दिस स्केलर प्रोडक्ट का जो एनालिसिस है वो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे. उसके बाद हम लोग उसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो टू द वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स. ठीक है. So first thing is the scalar product of the two vectors. So because of the way the force and the displacement vectors are combined in the equation, it is helpful to use the convenient mathematical notation or mathematical tool. It is called as a scalar product. अब scalar product होता क्या है? This tool allow us to indicate the vector f on vector d, that is the force vector and the displacement vector, as we know that the force is nothing but a vector quantity. Okay, it requires the magnitude as well as the direction, and the displacement is also vector quantity, is requires the magnitude as well as the direction to represent that displacement. So in that way it is depends on how close the parallel they are happen to be. मतलब क्या है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन एकदम मिनिमम होता है. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी कि हाउ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी कॉल्ड एज अ वर्क डन. सो हम लोग इसलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं. दिस स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट. तो ऑफ कोर्स वर्क डन का हमारा एक्सप्रेशन क्या था? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, which is equal to fd cos theta. In other words, f dot d is nothing but a dot product, which is shorthand notation for fd cos theta. तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये fd cos theta कैसे आता है. So in general, the scalar product of the any two vector a and b is a scalar quantity equal to the product of magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them. तो इसका मतलब क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स है वो क्या है कि it is equal to the scalar quantity or the product of the magnitude of the two vectors, that is a and b, and cosine of the angle between them. So we are going to see diagrammatically कि ये ab cos theta कहाँ से आता है जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं ab का. ठीक है. So first is scalar products are commutative. It is just a simple property. Scalar product जो होता है वो commutative होता है. अब ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a और b के जगह पे क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अगर हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो या फिर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी ऑर्डर में अगर लेंगे तो भी हम लोगों का जो वर्क डन है वो वर्क डन सेम होगा. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑब्वियस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सच दैट a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c. इसका मतलब क्या हो गया कि a डॉट b प्लस सी जो होता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे a के बदले यहाँ पे मेरा फोर्स है और मेरे पास दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगर जो दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर वो दोनों को ऐड करने के बाद मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, फोर्स इंटू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स इंटू सेकेंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो जो हमें एफ डी कॉस थीटा मिला था यहाँ पे, या फिर ए डॉट बी कैलकुलेट करते समय हम लोगों को ए बी कॉस थीटा मिला था, वो कॉस थीटा कैसे मिला था वो हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं. समझो ये ए वेक्टर है. ओके. और ये वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है. अभी मुझे उसका मुझे क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट निकालना है. तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है. ठीक है. तो अगर मैं बी वेक्टर में से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ए वेक्टर पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं.
तो तुम लोगों को पता है कि थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है वो एडजेसेंट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा होता है, और जो अपोजिट साइड होता है दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड चाहिए। अब एडजेसेंट साइड क्यों चाहिए, इसका एडजेसेंट साइड चाहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर बी है वो वेक्टर बी ए के ऊपर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके मतलब क्या है कि हम लोगों ने जितना फोर्स लगाया है वो कौन से मतलब जितना फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोगों ने फोर्स कितने एंगल पे लगाया है वो देखना जरूरी है। तो हम लोगों को पता है कि अगर एंगल जीरो हो गया तो कॉस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रहा तो हमारा जो वर्क डन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन दैट सेंस हम लोगों को ये चेक करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है और उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हुआ तो बेसिकली क्या होता है कि वो वर्क डन मैक्सिमम देगा, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या देखना है कि फोर्स के कौन से एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके कौन से एंगल में हम लोगों को फोर्स लगता है। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम का एग्जांपल देखा था तो लास्ट टाइम के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि एक आदमी जो था वो वैक्यूम क्लीनर के ऊपर 30 डिग्री के एंगल 30 डिग्री पे फोर्स लगा रहा था, तो उसका जो फोर्स था वो फोर्स जो था वो एग्जैक्टली टू द पैरेलल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नहीं था, इसलिए हम लोगों को वर्क डन मैक्सिमम नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को कॉस थीटा कंपोनेंट देखने की जरूरत है। तो ए बी कॉस थीटा जो होता है दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी, दैट इज नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग जब भी कोई दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, ना कि साइन थीटा कंपोनेंट आता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके सो अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो लेट सपोज अ यूनिट वेक्टर आई जे के आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, okay, in the positive direction of the xyz relatively respectively, and in the right coordinate coordinate system या फिर Cartesian coordinate system. Therefore, it is followed from the definition that a dot b is a scalar product of the two unit vector I dot I is equal to j dot a is equal to k dot k is equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट पैरेलल रहा या फिर अगर दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और आई डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। ओके तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट्स है वो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ही या फिर ये यूनिट वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, तुम्हें जब तब पता चलेगा कि हम लोग मैंने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्यों लिया हुआ है ये। ओके और ये जो है आई डॉट जे, आई डॉट के और जे डॉट के इज इक्वल टू 0 क्यों आता है, क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट जे इज नथिंग बट आई जे कॉस थीटा। सो अगर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 होता है, तो कॉस 90 होता है कॉस 90 होता है 0, इसलिए आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है। सिमिलरली आई डॉट के इज ऑल्सो आई एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जे डॉट के में जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन लोगों का जो भी फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। So two vectors A and B can be expressed in the component vector form as A is equal to AXI plus AYJ plus AZK। तो अगर दोनों को उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, A जो है दैट इज नथिंग बट AX नथिंग बट X कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A इन द I डायरेक्शन, Y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर J इन द J डायरेक्शन क्या हो जाएगा, AY हो जाएगा, और Z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर K इन द K डायरेक्शन दैट इज AZ। सिमिलरली फॉर B, BXI क्या प्लस BYJ क्या प्लस BZK क्या। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ तीन ही टर्म्स आए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, लेकिन बाकी के टर्म्स भी आते हैं। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0 और जे डॉट के इज इक्वल टू 0। ओके तो इसकी वजह से वो टर्म्स नहीं आते। एंड देन यू नो दैट कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है जो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, तो जो हमें जे डॉट आई मिलेगा ई वाई और बी एक्स को कंपेयर करके, या फिर के डॉट आई मिलेगा ए जेड और बी एक्स को कंपेयर करके, वो भी टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली हम लोगों को ए एक्स बी एक्स का टर्म मिलेगा बिकॉज वहाँ पे आई डॉट आई आएगा एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ए वाई बी वाई मिलेगा दैट इज जे डॉट जे विच इज इक्वल टू 1, और ए जेड बी जेड आएगा दैट इज नथिंग बट के डॉट के विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इन दैट सेंस अगर हम लोगों को दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कंपोनेंट फॉर्म में।
अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ। ठीक है, तो बी वेक्टर के जगह पे अगर मैं फिर से ए वेक्टर रिप्लेस करता हूँ तो बी एक्स के बदले ए एक्स आ जाएगा, बी वाई के बदले ए वाई आ जाएगा, डी जेड के बदले ए जेड आ जाएगा। तो ए एक्स डॉट ए एक्स इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ओके, ये दोनों ही चीजें हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग ये पता करेंगे कि जो हम लोगों का, जब हम लोगों को कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, तो ये जो चीजें हैं अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट की है ए डॉट बी और ए डॉट ए, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे या फिर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट ये हम लोगों ने जो भी अभी फॉर्मुलेट किया है कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग वर्क डन में डालने की कोशिश करते हैं कि इससे हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, so how the scalar products are related to the work done. The work done is defined as a scalar product of applied force and the displacement, because you know that force and the displacement are vector quantity, so उसका scalar product अगर हम लोग लेंगे so that is defines the work done. तो scalar product means the work done is a scalar quantity. अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स है, वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। तो इट विल जस्ट गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। सो यूनिट ऑफ द वर्क डन क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, बिकॉज इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग बोल सकते हैं जूल्स। ठीक है, तो जूल्स ये जो एनर्जी ये होता है यूनिट होता है, वो एनर्जी का यूनिट भी होता है। सो वर्क डन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी गिवन टू द सिस्टम और एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो सिस्टम सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, या फिर अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, सराउंडिंग अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है तो सराउंडिंग जो होता है वो सिस्टम के अंदर वर्क ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो इन दैट सेंस वर्क डन इज ऑल्सो अ एनर्जी। ठीक है, सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग अगर केस वन देखेंगे तो इट इज नथिंग बट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। दिस इज वर्क डन इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फॉर वर्क डन टू बी पॉजिटिव द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला था कि कॉस थीटा थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट इज द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने, जो मैंने ये बोला है ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है वो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा है, अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन undergoes a displacement d is equal to 2 I cap plus 3 j cap meter as the force F is equal to 5 I cap plus 2 j cap Newton acts upon the particle. Calculate the magnitude of the displacement of the force. तो magnitude of the displacement और the force calculate करने के हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम लोगों को a डॉट a का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब you have to take a dot product of the vector with itself. तो अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना देन यू हैव टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो अगर हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 3.6 मीटर्स। अगर मुझे सिमिलरली अगर मुझे फोर्स के लिए कैलकुलेट करना तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, वेयर एफ एक्स इज नथिंग बट फोर्स इज इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज 5 आई न्यूटन, और एफ वाई इज नथिंग बट फोर्स इन अ वाई डायरेक्शन दैट इज 2 जे न्यूटन। सो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 दैट इज 29। तो अगर उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5.4 न्यूटन। सिमिलरली कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स, तो फोर्स की वजह से वर्क डन कितना मिला है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ए डॉट बी यूज करना पड़ेगा।
तो ए डॉट बी अगर मैं यूज करता हूँ तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी यहाँ पे हम लोगों के पास 2 डायमेंशन ही है, तो ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई से हमारा काम चल जाए। तो यहाँ पे और एक चीज देखो कि आई डॉट आई जो कंपोनेंट जहाँ पे होगा, जे डॉट जे कंपोनेंट जहाँ पे होगा, वो आंसर 1 होगा, और आई डॉट जे जो होगा वो 0 होगा, और आई डॉट के जो होगा वो 0 होगा, या फिर जे डॉट के जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। तो हम लोगों का जो फोर्स कंपोनेंट है, दैट फोर्स कंपोनेंट एफ इज नथिंग बट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो यू कैन सी दैट कि अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो 5 इंटू 2 आई कैप डॉट आई कैप, उसके बाद 5 इंटू 3 आई कैप जे कैप, 2 इंटू 2 जे कैप आई कैप, और 2 इंटू 3 जे कैप जे कैप. So in that sense, you can see that these are just the numbers. They can be multiplied together. So I dot I is equal to 1. So 5 into 2, 10. तो हमारा पहला आंसर क्या आया, 10. दूसरे में देखो 5.3 है, मतलब 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ पे आई डॉट जे है, आई डॉट जे क्या होता है हमारा, 0 होता है, बराबर, आई डॉट जे होता है 0, तो इसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तीसरा अगर देखोगे तो 2.2 दैट इज जे डॉट आई, तो आई डॉट जे और जे डॉट आई सेम होता है, अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी 0 आ जाएगा. और जे डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सो 2.3 इज इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 न्यूटन मीटर. तो 16 न्यूटन मीटर, ये जो है न्यूटन मीटर, इट इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ वर्क डन, जिसको हम लोग 16 जूल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये एग्जांपल से हमें पता चला कि हम लोगों को फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है. मतलब अगर हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोगों को फोर्स अगर कंपोनेंट में दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट अगर कंपोनेंट में दिया होगा, तो तुम लोगों को इस तरीके से उसको एक्सपांड करना है, जो हम लोगों ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में देखा. और जब हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तब हम लोगों को क्या करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स वाई कंपोनेंट. फॉर 3 डायमेंशन इट इज स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट. ठीक है. So this is about work done by a constant force. So we are moving to the work done by a varying force. अभी constant force में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था. ठीक है. अगर वो एग्जांपल में देखोगे तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो 5 न्यूटन है, और जे डायरेक्शन में जो है वाई डायरेक्शन में वो 2 न्यूटन है. तो ये चेंज नहीं हो. तो एज लॉन्ग एज द वर्क इज डन, तो एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन ही है, और जे डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, 2 न्यूटन ही है. लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है, अगर हर बार अगर हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है, तो वो वर्क डन का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आता है. तो हम लोग देखते हैं कि वो वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे आता है. So consider a particle being displaced along the x-axis under the action of varying force. So the particle is displaced in the direction of increasing x from xi to xf. मतलब xi मतलब initial position of the x, and xf is nothing but final position of x. तो हमारा displacement हुआ है force की वजह से from I position to the f position, that is initial position to the final position. In this situation, we cannot use W is equal to FD cos theta to calculate the work done by a force, because the relationship applied only for the F is constant force in the magnitude. तो अगर हमारा फोर्स अगर वेरी कर रहा है, तो हम लोग एफ डी कॉस थीटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो फोर्स वेरी कर रहा है. सो हाउएवर इफ वी इमेजिन दैट द पार्टिकल अंडरगोज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वी कैन शो इन द फॉलोइंग फिगर. तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, डेल्टा एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, और अगर हमारा फोर्स जो है वो फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है, मतलब हर जगह पे देखो एक्स आई पॉइंट पे फोर्स यहाँ पे है, उसके बाद एक्स एफ पॉइंट पे फोर्स यहाँ पे, यू कैन सी दैट दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ फोर्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है वो टॉपेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फोर्स सबसे मिनिमम होगा. एंड यू कैन सी दैट कि इनिशियल पॉइंट पे जो फोर्स है और फाइनल पॉइंट पे जो फोर्स है वो अलग अलग. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को अलग अलग फोर्स को ऐड करते रहना पड़ेगा. सो इसलिए मैंने क्या किया है, एक्सआई से लेकर एक्सएफ तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जितने भी अंदर उसके अंदर 4 रेक्टेंगल्स है, वो रेक्टेंगल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ. तो बेसिकली ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स अमाउंट में, तो समझो ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल दिखा है, तो इसे डेल्टा एक्स अमाउंट में यहाँ पे जितना भी फोर्स है, मतलब डेल्टा एक्स अमाउंट में जो फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद वो फोर्स पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो फोर्स चेंज हो रहा है.
तो इसकी वजह से डेल्टा एक्स, समझो कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट तक वो फोर्स कांस्टेंट है, और नेक्स्ट वाले डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाले डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में फोर्स फिर से चेंज हो रहा है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फोर्स ले सकते हैं, और उसको पर उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट को। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स मिलेगा। तो अगर ये मैं इनिशियल से फाइनल करता हूँ, फाइनल में सब रेक्टेंगल्स को ऐड करता हूँ, तो मुझे समेशन यूज करना पड़ेगा। सो डब्ल्यू इज अप्रोक्सीमेटली समेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स तक, ये जो डेल्टा एक्स फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट तक जो फोर्स है वो फोर्स वेरी नहीं होगा। लेकिन हमने क्या बोला है कि फोर्स इज कंटिन्यूअसली वेरी। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन, यू कैन सी दैट द अप्रोक्सीमेट साइन हियर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा फोर्स जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोगों को वो कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये एक्सप्रेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को और एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन एक्यूरेट एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में देखा था कि हम लोगों का जो लिमिट होता है वो लिमिट हम लोग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जीरो नहीं है, लेकिन इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब वो एकदम स्मॉल है। ठीक है, so if the displacement are allowed to approach zero, then the number of terms in the sum increases without limit, but the value of the sum approaches a definite value equal to the area bounded by fx curve and the axis x. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट एकदम इनफाइनाइटेसिमल है, सो यू कैनॉट इवन सी द डिस्प्लेसमेंट। तो you can see that a continuous curve and the continuous lines are present between the xi and xf that we cannot see, that we cannot differentiate, क्योंकि वो दो लाइन के बीच का या फिर दो डिस्प्लेसमेंट का बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, बिकॉज इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यू कैन सी दैट द लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो कर्व है वो कर्व कंटिन्यूअस दिखाई देगा। सो इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, समेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, लिमिट को हम लोग किस में भी चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया, और एक्स आर एक्स एफ के बीच में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स जो है वो फोर्स, अगर हम लोगों ने इसको प्लॉट किया, तो अगर हम लोग इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट। सो वो जो एक्यूरेट एरिया होगा, दैट एक्यूरेट एरिया इज नथिंग बट अ वर्क। तो ये जो एरिया क्वांटिटी जो है, दैट एरिया क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वर्क। सो इसलिए हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, so that is nothing but our work done is equal to integration from xi to xf fx dx। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो वर्क डन है वो, अगर फोर्स अगर कंटिन्यूअसली वेरिंग कर रहा है विद इन द डिस्प्लेसमेंट dx, तो यहाँ पे जो dx डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो dx डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इनफाइनाइटेसिमल है, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनाइट है। यू कैन सी द फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे यू कैनॉट सी एनी, यू कैनॉट सी इनिशियल और फाइनल पॉइंट छोड़ के कोई भी पॉइंट तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इतना स्मॉल है कि हम लोग यू कैनॉट इवन डिफरेंशिएट। इट इज नॉट जीरो बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, दैट्स व्हाई वी से दैट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर विच मतलब ये एक्सप्रेशन कब आता है, जब हम लोगों का फोर्स जो होता है वो फोर्स कंटिन्यूअसली वेरिंग होगा तब। और जो हमारा W इज इक्वल टू एफ डी जो फोर्स आता है यहाँ पे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये फोर्स कब आता है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है या फिर फोर्स जो है वो फोर्स कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट लेक्चर वेयर हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे, और वी विल सी द next concept, that is nothing but a kinetic energy, and we will go further with this series of the classical physics. So that's it for this lecture students. Thank you.